टॉपिक का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स हेडिंग डाल लो आप। इसको शॉर्ट फॉर्म में मॉर्फी भी बोलते हैं, मॉर्फी। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है, दिस टॉपिक कैन बी डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। पहले नंबर पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरे नंबर पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तीसरे पे एक्सरे, चौथे पे है रेडियो एक्टिविटी और पांचवें पे है न्यूक्लियर फिजिक्स। ये 5 टॉपिक है, ठीक है। तो ये खैर अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे मत लिखो। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एक्सरेज है, रेडियो एक्टिविटी है एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है। ये जो 5 पार्ट्स है ना, इनमें से 5 क्वेश्चन पक्का आते हैं हर साल, शुरू से लेके अब तक, जब से हम पढ़ते आ रहे हैं तब से लेके आज तक, हर साल। चाहे मेडिकल हो, मेडिकल में तो 5 और नॉन मेडिकल में 5 भी आ जाते हैं, 3-4 भी आ जाते हैं, 5 भी कई बार आए हैं, ठीक है। तो अब यानी कि ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक इसका क्वेश्चन सोल्व होने वाला होता है, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन सोल्व होने वाला होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, सबसे पहली बात तो जो ये वाला टॉपिक है ना, ये केमिस्ट्री में तो ज़्यादा डिटेल में है, फिजिक्स में उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन जितना है मैं उसको बहुत ही अच्छे से और सॉलिड तरीके से बता देता हूँ कि इसका हर क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। देखना, हर क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड जितना भी पोर्शन है सारा कुछ सोल्व होने वाला होगा आपसे, ठीक है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना है। ये देखो पता क्या था कि सबसे पहले, बहुत पहले, सालों पहले, साइंटिस्ट था डोल्टन नाम का साइंटिस्ट। उसने कहा कि दुनिया की जो सबसे छोटी चीज़ है, दुनिया की सबसे छोटी चीज़, किसी ने बोला दुनिया की सबसे छोटी चीज़ क्या, ऐसी पहली बनी हुई थी, दुनिया की सबसे छोटी चीज़ क्या। तो उसने बता दिया कि दुनिया की जो सबसे छोटी चीज़ है दैट इज एटम, ठीक है ना। एटम है, हिंदी में परमाणु बोलते हैं। जो दुनिया की सबसे छोटी छोटी चीज़ है दैट इज द एटम। और एटम को उसने कहा कि जो और बाकी सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम से मिलके बने हुए हैं, बाकी मॉलिक्यूल से ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। एक्चुअल में जो एटम है उसको किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से उसको तोड़ा नहीं जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता, उसने जो बताया। हालांकि ये बात गलत थी, बाद में हो गया वो काम, तो ठीक है ना। तो उसने जो डोल्टन ने ये बात बोल दी कि भाई स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, इज एटम। और इसको किसी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से हम इसको ये तोड़ नहीं सकते या सेपरेट नहीं कर सकते, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, थॉमसन नाम का साइंटिस्ट। उसने क्या बताया, उसने कहा भी ये जो है, और बाकी वो कुछ नहीं बता पाया, डोल्टन बाकी कुछ भी नहीं बता पाया, ठीक है ना। उसके बाद आते थॉमसन। थॉमसन ने क्या कहा कि भाई इसके अंदर जो है ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, पक्का। उसने बोला इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, पक्का है, ये तो श्योर है। तो और ये ओवरऑल न्यूट्रल है, ओवरऑल न्यूट्रल है, तो इसका मतलब जितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उतने ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। उसने ये बात ही बता दी, ठीक है ना। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी है इसके अंदर और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं। और ओवरऑल जो एटम है दैट इज न्यूट्रल। ओवरऑल एटम क्या है यहाँ पे, न्यूट्रल है, ये बताया उसने। बाकी वो और कुछ भी नहीं बता पाया। एक उसने थॉमसन ने अपना थॉमसन मॉडल दिया जो कि अगले दिन ही फ्लॉप हो गया उसका। उसने क्या बोला कि उसने बोला कि भाई जो पॉजिटिवली चार्ज जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं दीज आर लाइक द जो स्ट्रक्चर है वो लाइक वाटरमेलन लाइक स्ट्रक्चर है इसका। जैसे वाटरमेलन में क्या होता है कि पहले जो रेड वाला पार्ट है दैट इज प्लाज्मा, जो रेड वाला पार्ट है, और फिर बीच बीच में बीज लगे हुए होते हैं। जो बीज हैं उसने कहा कि ये जो जैसे ये बीज हैं बीच में, इनकी तरह तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो जो रेड वाला पार्ट है ना वो प्लाज्मा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। उसने कहा पॉजिटिवली चार्ज प्लाज्मा है और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स घुसे पड़े हैं। और ये लोगों को किसी को अच्छा नहीं लगा ये, और कहते बकवास है यार, ये सब मिल जाता आपस में, न्यूट्रल हो जाता, फिर तो ये अकेले इलेक्ट्रॉन्स फिर कहते एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। थॉमसन मॉडल फ्लॉप। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने काफ़ी सारी बातें बता दी। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इस एटम का जो पूरा मास है वो सारा का सारा सेंटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम के अंदर, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम के अंदर। यानी कि अगर एटम इतना बड़ा है तो सारा का सारा मास यहाँ पर है और बाकी सब खोखला पड़ा हुआ है। और ये जो सारा का सारा मास है ना, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम लोग, ये पॉइंट मास बन गया एक प्रकार से, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज के अंदर ही है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज के अंदर है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट ऑन द सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, ये उसने बताया, ठीक है। उसने एक और बात बताई कि इस न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻14 मीटर,
और जो इस एटम का साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। ये एटम का साइज होता है, ये बेसिक पॉइंट में लिखा पड़ा है, लिखने की जरूरत नहीं है। जो एटम का साइज है वो 10⁻⁻, मतलब रेडियस उसका, सॉरी रेडियस या डायमीटर बोल दो, ऑर्डर बताया मैंने तो ऑर्डर 10⁻10 मीटर इस ऑर्डर का होता है रेडियस ऑफ द एटम। और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, या लिख लो इसको साइज ऑफ या रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम कितना हो जाएगा 10⁻10 मीटर। एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है बताइए 10⁻14 मीटर, ये आएगा आपके पास। ठीक है, 10⁻14 मीटर के ऑर्डर का होता है एंड दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, लेकिन ना उसकी ये जो बात थी ना वो किसी को पची नहीं। कहते यार ये ना ऐसे ही फुद्दू काट रहा है कि सारा जो मास है वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चारों तरफ घूम रहे, तो भाई इलेक्ट्रॉन आगे मिल क्यों नहीं जा रहे इसके अंदर। सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट पता नहीं था लोगों को कि घूम रहा है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इसको घुमाने में यूज हो जाएगा, इस बात का नहीं पता था। तो रदरफोर्ड की बात किसी ने मानी नहीं थी काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक मानी नहीं की बात। लेकिन उसने पता एक बार अपने प्रेजेंटेशन में ये बात बोली और ये वाली बात बोलने के बाद लोगों ने ये बात मान ली। उसने क्या बोला कि जो अंदर, चलो आप लोग ये कहते हो कि भाई कि सारा मास जो है ना वो न्यूक्लियस है नहीं, इलेक्ट्रॉन अपनी इमेजिनेशन कर रहा है ये। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी इमेजिनेशन है और मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट इसके अंदर का जो है स्ट्रक्चर एटम के अंदर का, दिस इज जस्ट लाइक अवर सोलर सिस्टम, just like our solar system. Sun is at rest and all other planets are revolving around it on the circular path. In the same way, nucleus is at rest and all the electrons are revolving around it on the circular path. और वहाँ पर आप मुझे एक बात बताइए, वहाँ पर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वहाँ पर सारे के सारे प्लैनेट्स आगे सन में क्यों नहीं मिल जा रहे। तो यहाँ पर भी इन द सेम वे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी वजह से वहाँ पर जो वजह है मुझे नहीं पता क्या वजह है क्योंकि उस टाइम तक सर्च नहीं हुआ था, तो यहाँ पर भी सेम वजह है, उसी वजह से यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के अंदर आगे नहीं मिल रहे हैं। उसने कंपैरिजन कर दिया और जैसे उसने कंपैरिजन किया लोगों ने कहा हाँ भाई ठीक तो लग गए है। मतलब जो है ना लोगों को अंदर से संतुष्टि मिली। यानी कई बार जब कोई मान नहीं रहा होता तो हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं किस चीज़ों से कंपैरिजन करके दिखाना पड़ता है, तभी वो चीज़ें मानी जाती हैं। तो रदरफोर्ड की ये बात मान लेगी, बट रदरफोर्ड ये नहीं बता पाया कि इन इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या है, किस रेडियस के सर्कल पे घूम रही है। वो ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या है। वो ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन्स के एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड कितना है। वो फ्रीक्वेंसी नहीं बता पाया, यानी कि पर सेकंड कितने चक्कर लगाएंगे। वो ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है। वो ये भी नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी क्या है। वो कुछ भी नहीं बता पाया। उसने जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बस सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं और सारा मास एक जगह पर है, न्यूक्लियस। उसने इतना बताया, कहानी खत्म। उसके बाद आता बोर। बोर ने सारे पत्ते खोल दिए, ठीक है ना, उसने सारा कुछ बता दिया, उसने रीजन भी बता दिया क्यों घूम रहे। उसने कहा रदरफोर्ड ठीक बोल रहा था भाई, जो न्यूक्लियस है ना वो सारा का सारा मास वो सेंटर पे है और इलेक्ट्रॉन चक्कर ऐसे चक्कर लगा रहे हैं सर्कुलर पाथ पे। और उसने रेडियस भी दे दिया, वेलोसिटी भी दे दी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, सब कुछ दे डाला। बताओ भाई क्या चाहिए, सब दे डाला उसने। ठीक है, तो ये था बोर। बोर बहुत बड़ी चीज़ है और उसने जो मॉडल दिया ना बोहर्स मॉडल, हालांकि उसने ये कहा कि भाई ऐसा है मेरा जो मॉडल है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन मतलब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन लाइक एटम्स कौन से हैं? हाइड्रोजन लाइक एटम्स He+, जैसे हीलियम होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बाहर निकाल दो तो He+ बनेगा, हीलियम आयन बन जाएगा। लिथियम होता है Li2+, लिथियम के अंदर कितने होते हैं बताइए इलेक्ट्रॉन्स? 3 होते हैं। 3 होते हैं तो 2 बाहर निकाल दो तो उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया, ये भी एक हाइड्रोजन लाइक एटम बन गया Li3+। बेरिलियम होता है Li3, बेरिलियम होता है Be3+। ठीक है, इसमें से देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं, 3 बाहर कर दो, 1 बचा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? तो बेसिकली उसने क्या कहा कि भाई ऐसा है कि मेरा मॉडल एप्लीकेबल था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, लेकिन उसके पास पक्के प्रूफ थे। उसके ना जब भी कोई बात बताई जाती है ना उसके पीछे वेरिफिकेशंस होती हैं बहुत सारी। एक होती है लॉजिकल वेरिफिकेशन, मैथमेटिकल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस, और वो सारी वेरिफिकेशन पहले तो पोस्टुलेट्स दिए जाते हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है अंदाजे लगाना।
ठीक है ना, मतलब एक आइडिया यार ऐसा होगा, समझ आ रही है बात आपको। अभी मतलब जो है, अभी मान लो कि जो राहुल है, मान लो लेट आया क्लास से और लड़खड़ाते हुए आया, ऐसे करते हुए आ रहा है, मान लो ऐसे करते हुए आया, ठीक है। अब मुझे, मैंने कहा मैं पता है मैंने क्या अंदाज लगाया, जरूर लड़ाई होगी, पिट के आया होगा ये, अभी पार्किंग लड़ाई हुई होगी पक्का है। लेकिन वास्तविकता क्या थी, वास्तविकता थी इसके फादर ने पीट के भेजा था। तो कहने का मतलब हुआ ये है कि वो जो अंदाजा था वो गलत भी हो सकता है और वो सही भी, दोनों ही बातें हैं, ठीक है ना, वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। अभी यहाँ पर भी इन द सेम वे पहले तो वो अंदाजे लगाए जाते हैं और अंदाजे के आधार पे फिर उसके बाद उसकी वेरिफिकेशंस होती हैं, मैथमेटिकल वेरिफिकेशन, लॉजिकल वेरिफिकेशन एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, और उसके बाद बताया जाता है कि फिर उसके बाद वो जो पोस्टुलेट्स है वो पोस्टुलेट्स नहीं रहता, उसके बाद वो लॉ बन जाता है या फिर वो कोई मतलब जो है स्टिक इन्फॉर्मेशन बन जाती है, फिर वो पोस्टुलेट्स नहीं कहलाता। अच्छा अब सुनो अगली बात। अच्छा, और जो बोर ने जो बातें बताई ना वो पोस्टुलेट्स नहीं है, बोर की जो बातें सही हैं, वो 100% सही है और सारी वेरिफिकेशंस हो चुकी हैं उनकी, सारी की सारी वेरिफिकेशंस, और उसके बाद भी बहुत सारे मॉडल्स आए हैं, मतलब जो है काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, बट बोर ने जो एक्सप्लेनेशन दी ना वैसी एक्सप्लेनेशन कोई भी मॉडल कोई भी चीज़ नहीं दे सकती, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त मतलब स्टिक एक्सप्लेनेशन जो उसने दिया। अब ये थी इसके पीछे की जो है स्टोरी, ठीक है ना। अब हमारे कोर्स में क्या है, हमारे कोर्स में जो फिजिक्स में वो ओनली बोर्स मॉडल और कुछ भी नहीं है। बोर ने जितनी बातें बताई है ना वो सारी बातें जो है वो डिटेल में है अपने फिजिक्स के अंदर। उसने क्या क्या बताया था, एक तो उसने जो मेनली हमें डिस्कशन करना है, ये जो सारी बातें मैंने बोली ना कि भाई रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब। और दूसरा है एक एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में उसने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एनर्जी लेवल डायग्राम, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। और एक उसने एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक जो है हम एक इसके अंदर पढ़ेंगे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन सीरीज, पी फंड और ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट एंड पी फंड, ये पांचों की 5 सीरीज ये अपने को पढ़नी है, तो ये हमारे कोर्स के अंदर है। तो मैं अभी एक एक करके ये जो चीज़ है वो स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो सुनो भाई, ऐसा है कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो ना सर्कुलर पाथ पे, तो एक तो होता है उसका एंगुलर मोमेंटम, वो होता है NH/2 याद रखो आप, NH/2 एन होता है नंबर ऑफ शेल कि कौन सी शेल में घूम रहा है, पहली शेल में घूम रहा है तो H/2, दूसरी शेल में घूम रहा है तो 2H/2, तीसरी शेल में घूम रहा है तो 3H/2, चौथी शेल में 4H/2, फिफ्थ शेल में 5H/2, इस प्रकार से होगा, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम। देखो भाई, ये तो एंगुलर मोमेंटम होगा, H/2, 2H/2, 3H/2, 4H/2, इस तरीके से तो एंगुलर मोमेंटम है। दूसरे नंबर पे है रेडियस के बारे में। अच्छा एक और मैं बात बताऊँ आपको, मान लो एग्जाम में ये आ जाए, एक तो हाइड्रोजन है भाई, उसकी पहली शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक हीलियम है, हीलियम में बोलूँ तो H+ समझना आप, मैं हीलियम बोलूँ तो ये मत सोचना कि 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही सोचना, He+ की बात हो रही है, क्योंकि बोर्स मॉडल है ना, इसमें इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, हाइड्रोजन लाइक एटम ही आएगा, अंडरस्टूड है। मैं लिथियम बोलूँ ना तो Li2+ समझना, ये समझना कि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें 2 नहीं है, Li नहीं 3 नहीं है उसमें, एक ही है, 2 बाहर निकाल दिए गए, Li2+ है। अच्छा अब सुनो, और बेरिलियम नहीं देगा आपको, क्योंकि बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2 निकल जाएंगे, 3 तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। पहला इलेक्ट्रॉन अगर एटम में से निकालना है ना तो कम एनर्जी देनी पड़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं उसको, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी उससे ज़्यादा होती है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है, वो भी, तीसरा तो निकलता ही नहीं, चलो निकल गया तो बेरिलियम हद मार गया, बेरिलियम रेयर मिलेगा आपको, सिर्फ हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम यही मिलने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं होता ना ऐसा। अच्छा आप सुनो, और एक्सपेरिमेंट सारे हाइड्रोजन पे हुए हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे सारे के सारे किस पे हो रखे हैं, ये हाइड्रोजन पे।
और ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसमें मतलब कई बुक्स में तो एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम नहीं लिख रखा, सीधा बोर्स मॉडल लिख रखा है, यानी हम बोर्स मॉडल ही पढ़ रहे हैं, ये हमारे कोर्स में है यही। अच्छा अब सुनो, एक ये बात पता लग रही है कि हीलियम हो चाहे लिथियम हो, अगर पहली शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना तो एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा। पहली शेल में जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना हीलियम की पहली शेल में, और लिथियम की पहली शेल में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, सेम। और हाइड्रोजन की पहली शेल में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो सेम होगा भाई। मतलब एटॉमिक नंबर पे डिपेंड ही नहीं करता, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड ही नहीं करता। कोई ये कहते हैं लिथियम की दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और बेरिलियम की दूसरी शेल में घूम रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम किससे ज़्यादा, बराबर, क्योंकि सेल का नाम आपने दोनों में सेकंड बोल दिया 2। समझ आ रही है बात आपको? ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आप जो है ना बड़ा ध्यान से समझना, मैं जो बोल रहा हूँ आपने भले ही केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, आप मुझे पता है अभी और कॉन्फिडेंट होंगे, कुछ स्टूडेंट्स में आता है सब कुछ, सर क्या बता रहे हैं केमिस्ट्री में उसी ज़्यादा डिटेल में, मेरे साथ सब कुछ आता है। लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप चाहते हो क्वेश्चन को फास्ट सोल्व करना, तो आज की और कल की जो 2 क्लास है ना, इनको माइंड में सेट कर लेना, ठीक है ना, इनको माइंड में सेट कर लेना। मैं आपको जो एटॉमिक स्ट्रक्चर निचोड़ बता दूंगा आपको, और बहुत सारे जो मतलब कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर की, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी, देखना आपने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ रखी होंगी, बहुत सारी बातें ना किसी किताब में मिलेंगी आपको, किसी बुक में, और उनसे क्वेश्चन तुरंत सोल्व होते होंगे, तुरंत झटके से, ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आप एक बार सुनना तो सही। और जब मैं बोल रहा हूँ ना जिस तरीके से उन बातों को, क्योंकि मेरे पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की नॉलेज है वो बिल्कुल क्लियर कट प्योर, मतलब बिल्कुल वो सॉलिड है, उससे कोई चीज़ ना आती हो ये हो सकता है, बट जो आता है वो बहुत सॉलिड आता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को बड़ा ही ध्यान से सुने, और उससे आसान जो मैं भी बताऊंगा उससे आसान तरीका हो भी नहीं सकता। और कुछ चीज़ें मैं याद करवाऊंगा अभी, तो आप ये मत सोचना सर ये चीज़ याद क्यों करवा रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक है, मैंने खुद थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन सोल्व किया एटॉमिक स्ट्रक्चर के, उसके बाद पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ रीजन है, तो मैं जब बोलूँ याद करने के लिए वो याद कर लेना। अभी देखो मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई देखो एंगुलर मोमेंटम की, पहले तो ये बात दिमाग में फिट करो कि एंगुलर मोमेंटम कभी भी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करता, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे लिथियम हो, शेल नंबर पर डिपेंड करता है, शेल नंबर पे। दूसरी शेल है हाइड्रोजन की और सेकंड शेल है मान लो हीलियम की, तो एंगुलर मोमेंटम डबल हो जाएगा, सेम कहाँ होगा, उसकी फर्स्ट है उसकी सेकंड है, सेम कहाँ से हो जाएगा, हाइड्रोजन की पहली है हीलियम की दूसरी है, ठीक है ना, तो उसका डबल होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम का कोई रोल ही नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वो इस वर्ड का कोई रोल नहीं है हाइड्रोजन हीलियम, चाहे वो हाइड्रोजन की पहली और दूसरी हो तो भी वो डबल हो जाएगा सेकंड सेल में एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। अब सुनो अगली बात, रेडियस, रेडियस होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाय जेड, जीरो के साथ साथ याद कर लो 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाय जेड, ये फॉर्मूला याद कर लेना 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है ना। और इसके बेसिक पॉइंट याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। कल सबसे ना 3 बेसिक पॉइंट सुने जाएंगे इसके, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के सबसे 3, ठीक है। 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू एन स्क्वायर बाय जेड होता है रेडियस, इसके अंदर एन की वैल्यू 1 डाल लो तो पहली शेल का रेडियस आ जाएगा, ठीक है ना। मान लो कि हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो जेड की वैल्यू डालोगे 1 और एन की वैल्यू डालोगे 1, ठीक है। और हाइड्रोजन में दूसरी शेल की बात करो हाइड्रोजन के, तो एन की वैल्यू क्या डालोगे आप 2 और जेड की वैल्यू क्या डालोगे 1, और हाइड्रोजन की तीसरी शेल की बात कर रहे हो तो क्या होगा बताइए, एन की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू 1। समझ आ रही है कि बात नहीं आ रही आपको, ये आ जाएगा आपके पास रेडियस की वैल्यू। अच्छा अब उसके बाद देखो तीसरे नंबर पे है वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू z/n यह आएगी वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू z/n, ये आपके पास वेलोसिटी निकल के आ गई, दिस इज द वेलोसिटी हियर, z इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। n इज द nth शेल, n यहाँ पे nth शेल है यहाँ पे, ठीक है, n यहाँ पे nth शेल है। जैसे कि मान लो कोई आपको अगर ये कह देना यहाँ पे कि भाई कि जैसे कि वेलोसिटी की बात करें, अगर मान लो कि हाइड्रोजन की पहली शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है ना। पहली शेल में घूम रहा है हाइड्रोजन की तो जेड की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, एन की वैल्यू पहली शेल में घूम रहा है तो 1 और दूसरी शेल में घूम रहा है तो एन की वैल्यू 2, दूसरी शेल में एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, और तीसरी शेल में एन की वैल्यू क्या पुट करोगे आप 3, तीसरी शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो इसी तरीके से रेडियस की वैल्यू मतलब निकाल लोगे। जेड और एन दो बात तो डिपेंडेंस है यार, है ना, दो बात तो पेपर में ये क्या देता है कि हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम है, तीनों की पहली शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं,
ठीक है, वेलोसिटी का रेशियो बताओ, तो जेड का जो रेशियो आएगा ना वही हो जाएगा 1:2:3 आ जाएगा आंसर, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है। समझ आ रहा है? अच्छा अब सुनो, एंगुलर मोमेंटम हो गया, रेडियस हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी। ये पता है ये स्पीड ऑफ लाइट का ना 137 पार्ट है, सी अपॉन में 137 कर दो ना तो यही आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁶ आएगा। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट और इसको फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इसको फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी बोलते हैं। सी अपॉन 137 को सी अपॉन 137 दिस इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, रेडियस, वेलोसिटी। अच्छा देखो द टाइम पीरियड, ये तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻16 n क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर, n क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर, ये आएगा सेकंड्स में। कितना आएगा टाइम पीरियड? इलेक्ट्रॉन अगर पहली शेल में घूम रहा है ना हाइड्रोजन की, तो n की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1, टाइम पीरियड आ जाएगा यार। कितनी देर में एक चक्कर लगाएगा? बहुत ही कम समय में एक चक्कर लगा लेता है ये। फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है, इसका डबल, इसका रेसिप्रोकल कर देना जरूरत पड़ने पे, याद कर यही कर लो, फ्रीक्वेंसी जरूरत याद करनी है, इसी का रेसिप्रोकल कर देना, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? एक सेकंड में करोड़ों अरबों चक्कर लगा लेता है इलेक्ट्रॉन, पता है आपको? अरबों खरबों चक्कर लगा लेता, करोड़ों भी नहीं, अरबों खरबों। ठीक है, क्योंकि ना जब इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो 10⁻+16 आ जाएगा, 10⁻+16। तो 10⁻+16 का मतलब क्या हुआ? 10⁻6 होता है 10 लाख, 10⁻8 10 करोड़, 10⁻10 10 अरब, 10⁻12 10 खरब, 10⁻14 क्या होता है उसके बाद? 10 खरब के बाद 1000 खरब हो जाएगा, 10⁻14। और 10⁻16 का मतलब क्या होता है? 1 लाख खरब, 1 लाख खरब। ठीक है ना, इतने सारे चक्कर वो विद इन ए सेकेंड लगा लेता है। कितने चक्कर लगाता है, कितना फास्ट है सिस्टम। ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, ये टाइम पीरियड आ गया, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। काइनेटिक एनर्जी उसके बाद नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, ये होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई में एन स्क्वायर। इन सब के जो प्रूफ्स है ना वो मतलब सब्जेक्टिव में हो जाएंगे, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्वेश्चन इसी सोल्व होंगे। अच्छा इसको ना वन रिड बग भी बोलते हैं, और ये ना वन रिड बग इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये भी बोलते हैं इसको, ये भी होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू में जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस वाली वैल्यू को हम लोग वन रिड बग भी बोलते हैं। दिस वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड वन रिड बग। ठीक है जी। उसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हो गया था -2 इंटू 13.6 इंटू में इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू में जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये होता है इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है? यहाँ पे माइनस साइन ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये आ जाएगी आपके पास -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी आएगी। 7 फॉर्मूले तो ये वाले हो गए। फिर एक रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी में, और देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना वो -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, ये रिलेशन होता है। और एक होती है टोटल एनर्जी, ये माइनस साइन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी होता है, ये रिलेशन होता है। ये सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी भी है, ये सर्कुलर मोशन होने के लिए बहुत जरूरी है चीज़। ठीक है ना। सुनो भाई, मैं आपको बताऊं, एक तो क्वेश्चन आते हैं इस टेबल के ऊपर बेस्ड, जो मैंने भी बोर्ड पे लिखी है।
ये वाले जो फॉर्मूले है ना, ये आपको टिप्स पे होने चाहिए, टिप्स पे। आप एक काम करो, कोई भी स्टूडेंट एक बार मेरे से पूछो, ये दीक्षा को देना, ये माइक आप मेरे से ना ये पूछो ये वाले, ठीक है, कोई भी पूछ लो माइक लेके। हाँ जी बोलो। वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी 2.18 into 10⁻6 into z/n। और बोलो, बोलते रहो। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और बोलो। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू z²/n²। दूसरे की जरूरत नहीं है इसमें, वैसे 1 रिडबर्ग होता है 1 रिडबर्ग z²/n², बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। हाँ जी और बोलो। रेडियस हाँ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n²/z। ठीक है, अब ये आपको ना इसी जैसे ही मैं बोलूँ वैसे तुरंत आपके मुंह से ही जवाब आना चाहिए। सबसे इनको जो है ना आप टिप्स पे याद कर लेना इनको, तो मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि जब मैंने जो क्वेश्चन सोल्व किए ना, तो मैं वो बता रहा हूँ ना कि मैंने थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन सोल्व किए, और उसके बाद तब पता लगा यार अगर एक बच्चा कुछ चीज़ें याद कर ले, कुछ चीज़ें, तो ये जो क्वेश्चन है मैंने जितनी देर में किया उससे भी आधे समय में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उस टाइम तक मैंने ये चीज़ें याद नहीं कर रखी थी, तो अल्टीमेटली क्या चीज़ तब पता लगा भाई ये कुछ चीज़ें हैं जो कि माइंड में सेट हो जाए तो कैसे फटाफट क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो ये बाय एक्सपीरियंस ये चीज़ पता लगी है कि ये बहुत बहुत ज़रूरी है ये तो याद करना। अब देखो एक अगले मुद्दे पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक अगले डिस्कशन के ऊपर। जैसे ऐसे होता है, इसकी जो एनर्जी है ना पहली शेल की वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, सबको पता है। कितनी होती है इसकी? -13.6। इसकी होती है -2 × 13.6। सॉरी, टोटल एनर्जी कितनी होती है पहले वाले की? देखो हाइड्रोजन है, मान लो ये क्या है, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पहली शेल की एनर्जी कितनी होती है? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है पहली शेल की एनर्जी। क्यों? क्योंकि देखो -13.6 टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था -13.6 × z²/n² होता है। z की वैल्यू 1, n की वैल्यू भी 1, तो क्या आंसर आ गया इसका? माइनस का 13.6 आ गया, ठीक है। अच्छा दूसरी शेल की एनर्जी कितनी होती है? सुनो, दूसरी शेल की एनर्जी अगर आप निकालोगे ना तो माइनस का z²/n² सोल्व करो, -13.6 × z²/n²। जब आप सोल्व करोगे ना तो ये आता है -3.4। क्या आता है? -3.4। तीसरी शेल की होती है, जब आप सोल्व करोगे ना -13.6 × z की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 3 डालोगे तो ये आ जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी आएगी फिर लास्ट वाली शेल की -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगी चारों शेल्स की एनर्जी, ठीक है ना। पहले वाले की -13.6, दूसरे वाले की -3.4, तीसरे वाले की -1.51 और चौथे वाले की माइनस का 0.85। ये चारों शेल्स की एनर्जी आ गई आपके पास, ये चारों शेल्स की एनर्जी आ गई, ठीक है ना। एक तो याद करना है, एक इनका एनर्जी डिफरेंस याद करना है। इसके और इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ना, इसके और इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वह 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और इसके और इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वह है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और इसके और इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वह है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और 0.66। पहली और दूसरी शेल के बीच में 10.2, दूसरी और तीसरी के बीच में 1.9 और तीसरी और चौथी शेल के बीच में 0.66, ठीक है। अब देखो पहली और तीसरी के बीच में ये होगा 12.1, पहली और चौथी के बीच में 12.76 होता है, 12.676, और दूसरी और चौथी के बीच में, ठीक है, दूसरी और चौथी के बीच में होता है 2.56।
ये सोल्व करके देखना, इसमें से घटा घटा के देखने पड़ेंगे। ठीक है, ये कैसे है पता लग रहा है आपको? सुनो भाई, पहले तो आप नोट करो एक बार इनको, फिर समझाता हूँ। सुनो भाई, ये पहली शेल है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है। ऐसे बनाते हैं, पहली बात तो ऐसे नहीं बनाते हैं, ये तो मैंने ऐसे ही बना के दिखा दिया आपको, वे वास्तव में ऐसे बनाएंगे। फर्स्ट शेल की जो एनर्जी होती है ना, फर्स्ट शेल की वो होती है -13.6, इसकी होती है -3.4, इसकी होती है -1.51, इसकी होती है -0.85। ठीक है, अब एक इनके बीच में, पता ये कैसे आया? सुनो, फॉर्मूले से आया ये। कैसे आया? फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था? -13.6 Z²/m²। जेड की वैल्यू तो हमेशा 1 रहेगी, क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हाइड्रोजन की। तो जेड की वैल्यू क्या रहेगी? 1। और एन की वैल्यू बताओ। इसके लिए 1 डालोगे, इसके लिए 2, इसके लिए और यह निकलते चले जाएंगे। अब मैंने इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस लिखा 10.2। इसका मतलब क्या है? सुनो, ये कैसे है? ये -3.4 में से घटा दिया -13.6, कितना आएगा यहाँ पर? ये प्लस का 10.2 आएगा, प्लस का 10.2। ठीक है, दूसरी और तीसरी के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे? 1.9। इसमें से घटा दिया आपने, ठीक है ना? इसमें से आप ये वाला घटा दो, ठीक है? -1.51 माइनस में -3.4। सोल्व करोगे जब आप इसको तो कितना आएगा? सोल्व करोगे तो ये 1.9। ऐसे ही जो ये वाला आएगा, ये आएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सुनो, इन दोनों के बीच में आता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन दोनों के बीच में आता है 12.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन दोनों के बीच में आता है 2.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद करना आपको। एक तो ये 10 वैल्यूज हैं, ये 10 की 10 टिप्स पे होनी चाहिए। एक तो आप सर ये क्या करवा रहे हैं सर? जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? ये टिप्स पे होना ज़रूरी है। ये जो है ना, इसके अंदर अगर आप मुझसे पूछो ये वाली वैल्यूज़, तो इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा ही बता सकता हूँ। पहली चल की होती है -13.6, दूसरी वाली चल की -3.4, तीसरी वाली चल की -1.51, चौथी वाली चल की -0.85। पहली और दूसरी के बीच में एनर्जी डिफरेंस 10.2, पहली और तीसरी के बीच में 12.1, पहली और चौथी के बीच में 12.76, दूसरी और चौथी के बीच में 2.56, और तीसरी और चौथी के बीच में 0.66। और क्या रह गया? हो गया सब कुछ, ठीक है ना? ये सारी की ये जो एनर्जी डिफरेंसेज हैं, तीसरी दूसरी और चौथी के बीच में 2.56 ये रह गया था। ये 10 की 10 वैल्यूज, जैसे ही बोले ना वैसे ही आंसर, जैसे ही बोले वैसे ही आंसर। कर लो याद? अरे कुछ हाँ हूँ कर दो भाई, कर लो याद। कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है,
हीलियम आ जाए ना तो इन सारी वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई कर तो हीलियम की आ गई। अगर कोई ये कह दे ना, ये तो खास बात है, कोई इसके अंदर अगर कोई ये कह दे ना कि भाई हीलियम है, हीलियम में दूसरी और चौथी के बीच में एनर्जी डिफरेंस बताओ, तो 2.56 इंटू 4 कितना आसान है सबको। और लिथियम आ जाए ना तो सबको 9 से मल्टीप्लाई कर देना, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, जेड स्क्वायर से। समझ आ रही है ना बात आपको? हो गया ना ये। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें जितने मैंने क्वेश्चंस देखे ना, पहली से लेकर चौथी साल के बीच में ही दे रखे हैं, कोई छठी सातवीं आठवीं साल की बात नहीं होती। कोई 1000 में से एक क्वेश्चन मिल गया तो अलग बात है। ये कह देगा कि इलेक्ट्रॉन ने जब मारा कि तीसरी शेल से पहली शेल में कितना, मतलब एनर्जी कितनी बाहर निकलेगी, बच्चे कैलकुलेट करने में लगे हुए हैं। और जिसको याद है सीधा 12.1 सीधा टिक मार्क कर दे। और लिथियम की बात रही है 12.1 इंटू 9, और ये लो आंसर टिक मार्क, कितना जल्दी हो गया। समझ रहे हो बात को? इलेक्ट्रॉन ने जंपिंग मारी चौथी से तीसरी में, तीसरी से दूसरी में, और दूसरी से पहली में। जब इलेक्ट्रॉन हायर सेल से लोअर सेल में आता है ना तो एक फोटोन निकलता है एनर्जी का। तो ये कह देगा कि भाई इसमें ना 3 ऐसे जंपिंग मार के आया, कितने फोटोन निकलेंगे, उनकी एनर्जी बताओ। मतलब जब इसमें 3 निकलेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक 0.66 वाला, एक 1.9 वाला, एक 10.2 वाला। समझ आ रही है बात आपको? और किसी भी एटम के अंदर बता सकते हो, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो करना है आपको। क्वेश्चन देखना बहुत ईजी हो जाएंगे। अब वो खुद पता लगेगा कि सर ने तो बहुत आसान काम कर दिया। इसका क्वेश्चन आएगा ना, बाकी स्टूडेंट को 2 मिनट लगेंगे तो आपको 5 सेकंड लगने वाले हैं इसमें। ये वाली वैल्यूज याद होनी चाहिए। अच्छा यही नहीं और भी बेनिफिट है इसके, अभी तो पता लगेगा क्या बेनिफिट्स हैं, अभी तो पता लगेगा करते करते एटॉमिक स्ट्रक्चर को। ठीक है ना, याद कर लोगे आप इसको। एक ही घर के लिए ये वाला वर्क है। अगला डिस्कशन करते हैं अब हम, नेक्स्ट डिस्कशन। देखो मान लो, पहले ना इसको मैं रब कर देता हूँ। अगर कोई ये कह दे, देखो मान लो इलेक्ट्रॉन यही होता है, पहली बात तो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है पहली शेल में, इसको ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, फर्स्ट शेल को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में है, ये एनर्जी लेगा ना तो 10.2 की लेगा या उससे ज़्यादा लेगा, उससे कम नहीं लेता ये। मान लो आपने एक फोटोन डाल दिया इस पर, फटक ऐसे डाला 10.2 का, ये 10.2 ले लेगा और उठ के अपने आप किस में चला जाएगा, जंपिंग मार जाएगा सेकंड शेल में, फर्स्ट से सेकंड में टक, क्योंकि 10.2 का फोटोन मिल गया ना 10.2 का फोटोन, और चला जाएगा सेकंड शेल में। लेकिन वहाँ पर ये रुकता नहीं है परमानेंट, वहाँ पर ये रुकता है 10⁻⁻8 सेकंड के लिए। कितना टाइम के लिए रुकता है? 10⁻, बहुत ही कम समय के लिए रुकता है यार, 1 सेकंड का। कौन सा हिस्सा? 10 करोड़वां हिस्सा, इतने समय के लिए रुकता है, फिर वापसी आ जाता है। और जब वापसी आएगा ना फिर से वो 10.2 का फोटोन रिलीज करेगा। कौन सा फोटोन रिलीज करेगा? 10.2 का। हाँ, एक तो परमानेंट तो आप रहोगे नहीं सकते एनर्जी डाल के। इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्राउंड स्टेट में ही पाया जाएगा। आप साइंटिस्ट लोग ये सोच ले भाई मैं तो इसको सेकंड शेल में ले जाके वहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, कुछ ही कर ले, नहीं किया जा सकता, कुछ भी कर ले नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस जरूर है, सन के ऊपर टेम्परेचर 10⁻7 केल्विन, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, बस इतना टेम्परेचर बनाना पड़ेगा, एक ही तरीका है बस। 10⁻7 केल्विन का टेम्परेचर बना के तो जो है सेकंड शेल में रख सकते हो आप उसको, अदरवाइज नहीं रखा जा सकता। और वो इतना अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, इतना टेम्परेचर उतना सन पे ही हो सकता है। उतना टेम्परेचर बनाने के लिए ना यहाँ पे हाइड्रोजन बम को ब्लास्ट करना पड़ेगा, और जब तक उसका इफेक्ट रहेगा तब तक रहेगा 10⁻7 केल्विन टेम्परेचर तभी आता है। एटम बम से भी काम चल जाएगा, लेकिन एटम बम अगर ब्लास्ट हो गया ना तो ये पूरा हरियाणा राजस्थान साफ हो जाएगा। जो जापान में हिरोशिमा एंड नागासाकी थे, ये भी तो इतने बड़े बड़े, मतलब जैसे अपने यहाँ दिल्ली बॉम्बे है ना, जैसे इतने बहुत बड़े बड़े शहर थे, वहाँ की जान थी जापान की, सब साथ दोनों साफ हो गए एक एटम बम से ही। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली तब जाके 10⁻7 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन होगा। 10⁻7 करना है, देखना हाइड्रोजन सेकंड शेल में, हाइड्रोजन को सेकंड शेल में देखना चाहते हो तो भाई यही काम करना पड़ेगा।
और हाइड्रोजन बॉम्ब उसमें ना क्या होता है, रिएक्शन करवानी पड़ती है, न्यूक्लियर रिएक्शन। ये मत सोचना जो दिवाली पे बॉम्ब ऐसे कोई लगा के भाग गया कोई ये मत सोच लेना भाई उसमें रिएक्शन करवानी पड़ती है। मैं न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको, जबरदस्त। न्यूक्लियर रिएक्शन में देखना, आपको एटम बम बनाना सिखा देंगे हम, घर पे एटम बम बनाना। अच्छा, और मुझे पता है आप लोग पहले अब क्या सोच रहे होगे, पहले तो फिजिक्स पॉइंट पे डाल के जाएंगे, फिजिक्स पॉइंट पे पता है मुझे इस बात का तो अच्छा अब सुनो, अभी देखो, देखिए इसके अंदर जो है ना, बातें नहीं भाई, ये जो है ना, पहले तो ये एनर्जीज याद करो, ठीक है ना, याद कर ली ना एनर्जीज। और मॉडर्न फिजिक्स है ना, बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आ रहा है, इसके अंदर आएगा अभी तो, ठीक है ना। आप ना मैं जो जो बोलता जाऊँ याद करते चले जाओ बस। देखो इसके अंदर पहले तो ये शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन को 10.2 दे दी एनर्जी, तो कहाँ जाएगा वो, सेकंड शेल में, और सेकंड शेल में रहेगा कितने टाइम के लिए, 10⁻⁻⁻। ये जो है ना इसका एक ये मतलब एक एक्साइटेड स्टेट है इसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। ये सारी स्टेट्स कैसी स्टेट हैं, एक्साइटेड स्टेट, जहाँ पे वो रहता है, कभी परमानेंट नहीं रहता यार। आप अपने यार दोस्तों के घर चले गए, पड़ोसियों के घर चले गए, परमानेंट थोड़ी रहते हो वहाँ, घंटा 2 घंटा 3 घंटे बस, फालतू वापस आ जाओगे भाई घूम फिर के, ये थोड़ी ना जिंदगी भर वहीं रुक गए आप। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही है, इलेक्ट्रॉन गया वापस आ गया, यही है उसका घर तो, मेन तो ग्राउंड स्टेट वाला, यही उसका परमानेंट घर है, ठीक है ना। यहाँ जाएगा तो थोड़ी देर रहेगा बस, वापसी आ जाएगा। अच्छा अब सुनो, अभी आप एक बात बताइए, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में कितना टाइम के लिए रहता है, लिख लो इस बात को, इलेक्ट्रॉन स्टे only for 10⁻⁻8 second in its excited state, in its excited state। अच्छा अब सुनो, अगर एक बात बताओ, इसमें जो है ना, अगर 12.1 दोगे ना तो भी ले लेगा उस एनर्जी को, 12.1, ये किस में चला जाएगा, सेकंड थर्ड शेल में, थर्ड में चला जाएगा, रुकेगा। फिर इसमें आने के दोनों तरीके हैं, ये तो डायरेक्ट आ सकता है ऐसे, एक ही जंप मार के गया, तो एक ही जंप मार के है। आने का तरीका ये भी हो सकता है, पहले यहाँ आया फिर यहाँ आया। अगर आने का तरीका ऐसा हुआ ना स्टेप वाइज, पहले यहाँ फिर यहाँ, फिर 2 फोटोन बाहर आएंगे, एक तो बाहर आएगा 1.9 का, एक बार आएगा 10.2 का, और एक ही बार में आ गया तो एक ही फोटोन बाहर आता है, कितना, 12.1 का। अच्छा ये जो है ना, आप इस पर जितने मर्जी फोटोन डाल लो, 10.2 और 12.1 के बीच में कोई भी एनर्जी नहीं लेता, ये कभी नहीं लेता। आप सोचो ना सर, मैं ना सर एक काम करता हूँ, मैं 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल देता हूँ सर, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करेगा सर, ये अभी कुछ नहीं करेगा, ये ग्राउंड स्टेट में रहेगा, कुछ भी नहीं लेगा ही नहीं उस फोटोन को, ये लेगा ही नहीं अगर 12, क्योंकि ये थर्ड में ना फर्स्ट में पहुंच सकता, ना थर्ड में पहुंच, ना तो सेकंड में पहुंच सकता, ना थर्ड में पहुंच सकता। सर एक काम करे, वो आपने 12 दी, 12 में से 10.2 के बदले में तो यहाँ पहुंच गया सर, जो बची हुई है वो वैसे ही आ गई फोटोन के रूप में, भाई तेरे बाप का राज है ये जो है इसके अंदर, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाई, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। ये तो ना, ये लिया तो 10.2 लेगा या फिर 12.1 का लेगा, बस ये बीच की एनर्जी नहीं लेता। क्यों नहीं लेता भाई, कोई रीजन नहीं है, ये बोर के पास कोई रीजन था, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ। बोर ने कहा चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ मान लो, इसे फालतू ज्यादा पक पक मत करो, क्यों क्या मत करो इसमें, तो ये चीज़ मैंने भी नहीं देख रखी, जो इनविजिबल चीज़ है, आज तक इलेक्ट्रॉन किसी ने देखा नहीं, हम यहाँ तक बता रहे हो। फर्स्ट में एटम नहीं देखा किसी ने एटम ही नहीं देखा आज तक, और आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ जंपिंग हो रही है वो बता रहे हैं, वो कम है क्या जितना बता रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि रीजन ही है इसके पीछे, ऐसा नहीं होता मतलब नहीं होता। तो सर उसको कैसे पता लगा बोर को इस बात का, इसका भी प्रूफ है, इस बात का उसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, मैं करके दिखाऊंगा बोर्ड पे कैसे किया, मैं बताऊंगा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे किया उसने, कि एक तो 10.2 ही लेता है और ये क्या लेता है, ये 12.1, बीच की नहीं लेता है ये। सर हम काम करें, काम करते हैं सर, 10.2 का आधा होता है सर 5.1, सर अगर 5.1 के 2 फोटोन डाल दें, 5.1 तो लेगा नहीं है, 5.1 तो लेगा नहीं, 2 फोटोन डाल दिए 5.1 और 5.1 के, और वो दोनों लेके ये सेकंड में आ जाए सर, फिर से तेरे बाप का राज है भाई ऐसा नहीं होगा यार,
ऐसा नहीं होगा। एक बार में एक ही फोटोन लेता है ये, एक बार में एक ही फोटोन लेता है। ये मेरा पढ़ाने का तरीका इसलिए ऐसा है ताकि ज़्यादा दिमाग में जाए। एकदम से आंखें खुल, बाप कहाँ से आ गया भाई, हाँ क्या बोल रहे हैं सर, नींदें खुल जाती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी टेक्निक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ मैं। ये जो किताबों में जो इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी लिख रखी है ना, उसका अल्टीमेट वो यही चीज़ बताना चाह रहे हैं जो मैं भी बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है। अब एक बात बताओ यार, मान लो यहाँ से रोहतक या हिसार और रोहतक के बीच में सिर्फ जंगल है और कुछ नहीं है, खूब जंगल ही जंगल है, जहाँ पे हंसी वहाँ भी खूब जंगल है। अब सुनो, अब देखिए, अब रोहतक और दिल्ली के बीच में खूब जंगल ही जंगल है और वहाँ पे सिर्फ बीच में गुंडे रहते हैं, मतलब और कुछ नहीं, डकैतियाँ होती हैं बस, और वहाँ पे मतलब भूत प्रेत आत्माएं सब रहती हैं बीच बीच में। अब एक बात बताऊँ, वहाँ पे जो है ना रुकना मतलब बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी मतलब जो है दिक्कत कर सकता है, ऐसा माहौल है हिसार और रोहतक के बीच में, रोहतक और दिल्ली के बीच में। रोहतक में ठीक है और दिल्ली में भी ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। अब एक बात बताओ, मान लो अब जो बस है वो बस ये कह रही है कि भाई, कंडक्टर ऐसा कह रहा है कि भाई ये जो बस है ना ये कहाँ तक जाएगी जी, ये रुकेगी जी हिसार और रोहतक के बीच में, उससे आगे नहीं जाएगी। कोई बैठेगा उसके अंदर? कोई बैठेगा क्या उसमें? अरे नहीं, कोई पैसेंजर, ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा, अरे नहीं, कोई आम इंसान बैठेगा क्या उसके अंदर है? अरे उन दोनों के अलावा कह रहा हूँ ना, ठीक है, कोई भी नहीं बैठने वाला उसमें, कोई भी नहीं बैठने वाला। और अगर कोई ये कहे, और अगर वो बोले कि भाई कंडक्टर की ऐसा है, ये जो बस रुकेगी ना ये रुकेगी रोहतक और दिल्ली के बीच में, और हाँ रोहतक से 1 किलोमीटर आगे रुकेगी, ये कोई बैठेगा उसमें? रोहतक से 1 किलोमीटर पीछे रुकेगी तो भी कोई नहीं बैठेगा। एग्जैक्टली भाई, तू रोहतक अगर पहुंचाता है ना तो ही बैठेंगे, बीच में जंगल है, ठीक है ना। और ये ऐसे एग्जैक्टली अगर दिल्ली में पहुंचाना तो ही रोके तो ही बैठेंगे, हम उससे पहले बाद में नहीं बैठने वाले। तो एक्चुअल में जैसे आप, ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही करता है, ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही करता है। ये कहता है भाई एग्जैक्टली मेरे को, पहली बात तो मैं एक बार में एक ही फोटोन ले सकता हूँ, 2 नहीं लेता। एक बार में कितने फोटोन लेता है ये? कुछ ही हो जाए जे। और क्या हो गया भाई? अब सुनो, एक बार में कितने कितने फोटोन लेता है ये? 1। और दूसरी बात है, पहली बात तो एक बार में ये 1 ही लेगा, और दूसरी बात ये जो है ना एग्जैक्टली एनर्जी डिफरेंस के बराबर लेगा, एग्जैक्टली 10.2 और कुछ नहीं, एग्जैक्टली 10.2 तो ही पहुंचेगा, और एग्जैक्टली 12.1 यहाँ पहुंचेगा, ठीक है ना। और आप ये सोचो कि ज़्यादा 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देते हैं, 11 10.2 तो यहाँ यूज हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक जाने में, और 0.8 बाहर निकाल देगा। ये ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता ऐसा कभी भी। अब एक स्टूडेंट जो है मन में डाउट, देखो क्या आ सकता है आपके, सर इसमें है ना एक काम करें सर, हम लोग पहले तो दे 10.2 सर, दे दी 10.2, यहाँ पहुँच गया भाई, पहुँच गया इसमें। फिर हमने दे दी सर 1.9, एकदम से यहाँ जैसे ही पहुँचा हमने तुरंत 1.9 डाल दिया फोटोन, तो सर यहाँ आ गया सर। फिर जैसे ही यहाँ पहुँचा हमने 0.66 डाल दिया, यहाँ आ गया। तेरे बाप करा जाए ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है, इलेक्ट्रॉन पता है एक्साइटेड स्टेट में रहते हुए फर्दर एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता, ये बताना चाह रहा हूँ। एक्साइटेड स्टेट में रहते हुए फर्दर एक्साइटेड स्टेट में कभी नहीं जाता, पहले वो अपनी उसमें आता है, वो ग्राउंड स्टेट में, और उसके बाद जाता है वो, अगर कहीं जाना होगा तो उसके बाद देना पड़ेगा फोटोन। अब एक बात बताओ, आप अपने दोस्त के घर चले गए, अब एक बात बताओ, मान लो कि आप पढ़ने के लिए बाहर चले गए, आपने मान लो बीटेक करनी है, बीटेक करने के लिए आप दिल्ली चले गए जी। फिर आपको एमटेक करनी है, तो एमटेक करने के लिए मान लो कि भाई आप बॉम्बे चले गए, तो आप ना पहले बीच में घर जरूर आओगे, दिल्ली से डायरेक्ट नहीं जाओगे आप, पहले आप दिल्ली में रहे हो, ठीक है, वहाँ से बीटेक किया आपने, फिर आपको एमटेक करनी है तो एक बार बीच में घर जरूर आओगे भाई। फिर उसके बाद यहाँ हिसार से बॉम्बे जाओगे, ना कि दिल्ली की दिल्ली उधर की उधर निकल लिए। तो यहाँ पर ऐसे ही है, वो आपका परमानेंट घर है, परमानेंट घर के दर्शन करने जरूरी हैं पहले।
तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये एक एक्साइटेड स्टेट में तो चला गया, वापसी किसी दूसरी एक्साइटेड टू एक्साइटेड स्टेट कभी नहीं जाता, पहले ग्राउंड स्टेट में आता फिर एक्साइटेड स्टेट में जाता है। आ रही है बात समझ में आपको? अच्छा अब सुनो अगली बात, इलेक्ट्रॉन मान लो चौथी सेल में पहुंचा दिया। ये मैंने क्यों बताई बात, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से चौथी सेल में गया है, कितने मैक्सिमम फोटोन देके पहुंच सकता है वो? एक मतलब ऑप्शन था तीन फोटोन, बच्चा ज़्यादा दिमाग लगा लेता है, 3 फोटोन, हाँ सर 3 तो ठीक हो सकता है, पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ 3 आंसर टिक मार्क कर दिया। ना भाई, एक ही फोटोन से पहुंचेगा वो, एक बार में एक ही फोटोन लेता ही है, और एक्साइटेड स्टेट कभी लेता ही नहीं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? इसलिए मैंने ये बात बताई है आपको। ये सारे जो क्वेश्चंस है ना वो करने के बाद पता लगती हैं सारी बातें, और थ्योरी से कितना कम समझ आता है, फिर थ्योरी दोबारा पढ़ते हैं ना क्वेश्चंस करने के बाद फिर ज़्यादा समझ आता है। लेकिन इसका मीनिंग है ये जो मैं बता रहा हूँ, आपको इतनी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एक बात और सुनो, अगली बात, इलेक्ट्रॉन मान लो पहुँच गया चौथी सेल में जी, है चौथी सेल में पहुँच गया। अब उसके आने के तरीके सारे पॉसिबल हैं, वो डायरेक्ट भी आ सकता है, अच्छा एक बात बताओ, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी लेता है वो, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करता है। ऊपर से नीचे आने में एनर्जी रिलीज करता है और नीचे से ऊपर जाने में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। समझ आ रही है? अपने पास रखता कभी नहीं है वो वेस्टेज नहीं होती इसमें कभी भी। एनर्जी की ध्यान रखना, जितनी लेगा उतनी देगा जरूर, वो वेस्टेज कभी नहीं होती। अब सुनो, चौथी से पहली में आया, देयर आर सो मेनी वेज, ठीक है, इसके 4 सेल से फर्स्ट सेल में आने के। पहला तो एक ही जंप, एक सिंगल जंप में आ गया तो एक ही फोटोन बाहर आएगा, कितनी एनर्जी का है जी? 12.76 का एक ही फोटोन बाहर आएगा। आ रही है ना बात समझ में आपको? एक ही फोटोन बाहर आएगा, कितनी एनर्जी का? 12.76 का। अच्छा जंप कर करके आया वो, कटक कटक कटक, 3 जंपिंग में आया, कितने फोटोन बाहर आएंगे? 3 बाहर आएंगे। कौन कौन से? 0.66, 1.9, 10.2, 3 बार आएंगे, ठीक है। अच्छा वो आया दो, एक बार तो जब मारी उसने 4 से फर्स्ट सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में, ऐसे भी आ सकता है, 4 से सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में, तो कितने बार आएंगे? 2। एक तो आएगा 2.56 का और एक 10.2 का। आ रही है बात समझ में आपको? सर लेकिन ना फिर भी मतलब जो है ना कुछ कह नहीं सकते कैसे आएगा वो, बराबर चांसेस है, कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि हेड और टेल होता है ना, कौन सा गिरेगा कुछ नहीं पता, ठीक है ना। एक जैसे आपने एक कॉइन को अपने ऐसे ऊपर की तरफ उछाला, अब क्या आएगा? 50% चांसेस हैं किसी के भी आने के। तो इस प्रकार यहाँ पर भी ना सारे ही चांसेस हैं, इक्वल चांसेस सभी के। क्या होगा कुछ नहीं पता किसी को, क्योंकि जब उसने एक्सपेरिमेंट करके देखे ना बोर ने, तो उसने देखा भाई ये सब के इक्वली चांसेस बन रहे हैं। तो हाँ जी, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? जाने का तरीका क्या है, आने का तरीका क्या है, मैंने आपको बता दिया। और ऊपर जाएगा तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और बाहर निकलेगा तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा। अच्छा अब सुनो, जो फोटोन्स एब्जॉर्ब होते हैं ना ऊपर जाने के लिए, जो एब्जॉर्ब होते हैं उन ग्रुप के उनकी वेवलेंथ को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और जो फोटोन्स बाहर निकलते हैं ना उनकी वेवलेंथ के ग्रुप को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एक तो ना स्पेक्ट्रम वर्ड यूज होते ही ना स्टूडेंट सोचता है उसको कलर्स दिखाई देने लगते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, ऐसा नहीं है। उसको भी स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एक तो वो जो प्रिज्म वगैरह से वो वाइट लाइट डालते हैं तो बन जाता है, वो विबिग्योर बन जाता है, वो भी स्पेक्ट्रम होता है। बट यहाँ पर स्पेक्ट्रम का मतलब अलग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि उन वेवलेंथ को लिख दो बस, उन वेवलेंथ को जो एब्जॉर्ब हो सकती हैं, ठीक है ना। ये स्पेक्ट्रम आखिर है क्या चीज़, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है। और मैंने अभी आपको ये इस डायग्राम को बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी लेवल डायग्राम। ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम जो है ना, एनर्जी लेवल डायग्राम लिख लो ऊपर, इसका नाम होता है एनर्जी लेवल डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर
सुनो भाई, इस डायग्राम के अंदर मैंने जो बहुत सारी बातें बताई ना, जिस पे मैंने बोला तेरे बाप का राज है, उसका जो रीजन है ना कि ऐसा क्यों, वो रीजन मैं कल की क्लास में बता दूंगा। वो एक्सपेरिमेंट कैसे करके दिखाया, हम क्यों आगे क्या मतलब उसने कैसे कैलकुलेट की ये चीज़, कैसे पता लगाया। इनविजिबल गैस, इनविजिबल है ये एटम्स, उसके बाद भी अगर उसने कैसे बात बता दी, इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बात बोल दी। इसका जवाब स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, लाइमन बामर पाशन सीरीज, ये सब क्या चीज़ें हैं, इनके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, लाइमन बामर सीरीज की वो जो सीरीज लिमिट है वो क्या चीज़ होती है, रिडबर्ग्स फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कशन करते हैं कल की क्लास में।